राष्ट्रपति मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर फैसला, आज संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ सुनाएगी फैसला। ओडिशा में आयकर विभाग के छापे में मिली नकदी 350 करोड़ के पार, नोटों की गिनती में 3 बैंकों के अधिकारी लगे, गिनती के लिए किया गया 40 मशीनों का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या में शामिल 4 नक्सली गिरफ्तार, चुनाव प्रचार के दौरान गई थी जान, धारदार हथियार से हमला कर की गई थी हत्या। 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे रामलला के दर्शन, गर्भगृह का 95% कार्य हुआ पूरा, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान व वीआईपी मूवमेंट के चलते रोक। सीजन का सबसे सर्द दिन रहा रविवार, 12 साल तक 10 दिसंबर रहा सबसे ठंडा दिन, 16 तारीख से रात में लुढ़केगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां पर थोड़ी ही देर में धारा 370 पर फैसले की बात सामने आई है। थोड़ी देर में धारा 370 पर फैसला, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आम खबर आपको हम बता दें। तो इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर थोड़ी ही देर में फैसला आने की बात सामने आ रही है। तो थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ का फैसला सामने आएगा और 16 दिन चली सुनवाई के बाद 5 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला। सर्वोच्च अदालत के फैसले पर जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर फैसला पढ़े जाने की शुरुआत की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। क्या फैसला सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, 3 जजमेंट आएंगे, हालांकि सभी जज एक मत हैं। सीजेआई की ओर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फैसले को लेकर ये बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है और बस फैसला पढ़ा जा रहा है। 5 जजों की पीठ ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आने वाला है और 370 हटाना सही या नहीं, आज ये सब सामने आ जाएगा। और जम्मू कश्मीर से 370 हटाना सही या गलत, सुप्रीम फैसला सबको लेकर सामने आएगा। 5 जजों की बेंच बैठी है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, 5 जजों की पीठ ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 में से 3 जजों का फैसला एक मत है। तो फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी हुई है और तीनों जज फैसला पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। चीफ जस्टिस का कहना है कि 3 जजों के अलग फैसले हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला अलग है। देखिए, 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी और 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 में से 3 जजों का फैसला एक मत है और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर सुना रहा है अपना फैसला। 370 सही या गलत, इसको लेकर फैसला, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर फैसले की घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आएगा अब से थोड़ी ही देर में। फैसला हालांकि पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। अब धारा 370 हटाना सही या गलत, फैसला बस थोड़ी ही देर में। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 हटाना सही था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज 11 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है और अहम जानकारी आपको बता दें। और ये फैसला देखिए, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को इसे खत्म कर दिया था, इस आर्टिकल को, जो एक विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को देता था। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। 16 दिन तक चली थी और 5 सितंबर को सुनवाई खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज पूरे मामले में फैसला सामने आने वाला है। फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यह जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज फैसला सामने आएगा।
फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो हम आपको सुनाएंगे। Have a reasonable nexus with the amendment introduced by the Constitution, 42nd Amendment Act 1976. Before the amendment, the law to the extent of incompetency would automatically cease to exist after a buffer period and actions done were expressly saved. However, an express repeal by the competent legislature is required for the law to cease to exist after the amendment. The repealing statute would in such case make provisions for actions taken during the subsistence of the legislation. The observations in Krishna Kumar Singh on whether the consequence of an ordinance can subsist even after the ordinance ceases to exist cannot be transposed to interpret the limits of Article 356 because an ordinance which has the effect of a law by its very nature has a limited life. The argument of the petitioners that Parliament can only assume the lawmaking powers of the legislature of the state when the proclamation under Article 356 is issued is not accepted. The purpose of Article 357 is to ensure that while exercising the powers of the legislature of the state pursuant to a declaration under Article 356(1), Parliament, or as the case may be, the President, are not impeded by an absence of competence which would have impeded the exercise of a similar power in the absence of a proclamation under Article 356. Further, Article 357 does not contain a non-obstante provision which overrides Article 356. To interpret Article 357(1) as a restriction on Article 356(1)(b would be to read in a restriction which the plain terms of the Constitution do not provide. As held above, the exercise of power after a proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review, and immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by Parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir. फिलहाल फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। सीजीआई की ओर से अहम बातें सामने आई हैं कि 3 फैसले हमने लिए हैं और 3 जज एक मत हैं, लेकिन क्या फैसला फिलहाल पूरी तरीके से सामने आता है इसको लेकर लगातार तस्वीरें और हम बने हुए हैं। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बड़ा फैसला, ये सही या गलत, ये जो 370 हटाने का फैसला था इसको लेकर आज सुप्रीम फैसला सामने आने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सीजीआई ने कहा कि 3 जज एक मत हैं, यानी जो 3 जजों का फैसला होगा कहीं ना कहीं 5 में से 3 मेजॉरिटी में आता है, इसके चलते वही फैसला माना जाएगा ऐसा लग रहा है। क्या पूरी जानकारी है फिलहाल, क्योंकि फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है? जब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, 5 जजों की बेंच में 3 जज जो है वो सहमत दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि फैसला किस ओर जाता है, करवट किस कहे तो किस पक्ष में जाकर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, ये देखने वाली बात है। और फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहले मैं बता दूं, पहले जो है समय को थोड़ा आगे रखा गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आते ही इसी मुद्दे पर लेकर चर्चा शुरू करी और फैसला अब से थोड़ी बहुत देर में आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस फैसले की वजह से जम्मू कश्मीर की बात करें, घाटी की बात करें, तो वहां पर एक कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कई हालात फैसला आते ही किसी भी तरीके से जो है असामान्य ना हो जाए, या बात करें किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन ने पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है अपनी
चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। कहीं ऐसे नेता है जिन पर जो है कड़ी सुरक्षा या बात करें नजर रखी जाती है। सड़कों को पूरी तरीके से जो है पूरी सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि फैसला अब से कुछ देर में आने ही वाला है। जी बिल्कुल, अब से बस थोड़ी ही देर में फैसला सामने आने वाला है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार सीजीआई की ओर से अलग अलग बातें भी सामने आई कि इतने सालों के बाद इसकी वैधता पर फैसला, ये बड़ी चीज है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज वहां के राजा का भी जिक्र कर रहे थे, राजा के शासनकाल का भी जिक्र कर रहे थे। जब जम्मू कश्मीर में शासनकाल राजा का चलता था, उसके बाद किस तरीके से परिस्थितियां बदली, कैसे कैसे वो आगे जो है बदलता चला गया। लेकिन अभी देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं, 18 याचिका लगी थी जब अगस्त जो है 5 अगस्त 2019 को ये जो है धारा 370 को हटाने के लिए एक अमेंडमेंट लाकर बीजेपी ने उसको हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जब 18 याचिका लगी थी, तो उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। और 16 तारीखें बता दूं, मैं पिछले 3 साल में 16 तारीखें पढ़ी हैं, और आज वो घड़ी है जब ये फैसला कोर्ट सुनाने जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीजीआई की ओर से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं कि केंद्र के हर फैसले को चुनौती देना ठीक नहीं है, या फिर इतने सालों के बाद इस पर बहस करना कितना वैध माना जा सकता है, इसकी वैधता को लेकर बहस करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या दर्शा रही हैं प्रवेश? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो कपिल सिब्बल ने भी एक ट्वीट किया था लगभग 10:30 बजे के आसपास, और मैं आपको बता दूं उसमें साफ तौर पर लिखा है उन्होंने कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो हारने के लिए लड़ी जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या मैं इस पे सीधे तौर पर कहूं कि उन्होंने जो ये ट्वीट करके कहीं ना कहीं ऐसा संदेश देने की कोशिश करी है कि वो जंग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन फैसला शायद उनको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जब इतिहास रचा जाएगा या इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आएगी कि कुछ लोगों ने जब ऐसा हुआ था तो उसके खिलाफ आवाजें भी उठाई थी, तो उसमें उनका नाम कहीं ना कहीं दर्ज। बिल्कुल, देखिए याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल जो है वो चुनाव, अरे माफ कीजिएगा, अपनी बात जो है वो विपक्ष रख रहे हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल का ये ट्वीट भी बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं उसी चर्चा पे मैं कह रहा हूँ कि पहले ही ट्वीट करके साफ तौर पर जो उन्होंने लिखा है उस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने हार में भी जीत देखने की कोशिश करने का उनका सीधे तौर पर सवाल है। उनका कहना है कि अगर हम हार जाते हैं तो भी इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें सुनहरे अक्षरों में हमारा नाम भी ऐड होगा। और उसमें ऐसा कभी ना कभी तो जब चर्चा होगी, धारा 370 हटाया गया था, उसमें ऐसा हुआ था तो कपिल सिब्बल उसके वकील थे, तो उनकी चर्चा जरूर शामिल होगी। और उसके अलावा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब तो थोड़ी ही देर में कुछ ही क्षण ऐसे बचे हैं जब फैसला आपके और हमारे सामने होगा, उसके बाद जो है ये पूरा जो पूरी जो लड़ाई है या बात करें पूरी जो चर्चा है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया। बिल्कुल, जब 370 धारा हटी थी उसके बाद से ही देश में एक अलग तरीके का बदलाव हमने देखा था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक लंबे वक्त तक कई बड़े नेताओं को नजरबंद रखा गया था। आज जब एक बार फिर से ये बड़ा फैसला आने वाला है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी कुछ जो एहतियातन कदम है उठाए गए हैं, क्या है वो सब कुछ, क्या पूरी जानकारी है उससे जुड़ी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोगों में किसी तरीके का कोई पैनिक ना हो, उसके लिए पहले से ये कर्फ्यू धारा 144 के टाइप में लगाकर रोक दिया गया है। दूसरा, इंटरनेट को वहां पर रोका गया है। और तीसरा मैं बता दूं कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी बयानबाजी को लेकर कुछ दंगा या बात करें फसाद होने का डर है, तो उनको पहले से ही जो है एहतियातन तौर पर उनको एक सुरक्षा के तौर पर वहां पर एक सुरक्षा बंदी का घेरा पहले से लगा दिया गया है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य माना जाता है, जहां पर कभी भी कोई ऐसी घटना एकदम बड़ा रूप ले सकते हैं। उससे पहले ही प्रशासन ने वहां पर अपने आप को अलर्ट मोड पर करके पूरी तरीके से जो है वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था सभी जगहों पर कर दी गई है और देश भर की नजर इस पर बनी भी हुई है। लेकिन सीजीआई के लगातार फैसले में हम जो सुन पा रहे हैं, वो लगातार फैसले में जिन बातों को रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर फैसले को बहुत हद तक दर्शा भी रहा है। और जिस तरीके से कपिल सिब्बल जो कि याचिकाकर्ता के वकील है, उनकी ओर से भी ट्वीट में कह देना, ऐसा लग रहा है कि फैसला क्या कुछ होने वाला है वो बिल्कुल पहले ही स्पष्ट हो चुका है। हालांकि इंतजार कोर्ट के सम्मान में थोड़ा सा, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, अभी फैसले का हम इंतजार करेंगे। लेकिन बात अगर करें तो कपिल सिब्बल की, या मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर की पीडीपी की बड़ी नेता है महबूबा मुफ्ती, वो साफ तौर पर उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से बीजेपी नजर बंद कर देती है, या बात करें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं बता दूं तानाशाही का उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपनी तानाशाही चलाने के लिए ये सब इनको व्यवस्थित किया है। वरना धारा 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों को या जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको हटाकर कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश करी है। और इस याचिका पे पूरी तरीके से बात करें तो कपिल सिब्बल जो है अपना पक्ष रख चुके हैं। अब सिर्फ घड़ी जो है फैसले की है और फैसले की घड़ी चल रही है। कुछ ही क्षण बचे हैं जब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर अपना फैसला सुनाकर धारा 370 को लेकर क्या उनका बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आते हैं प्रवेश। उससे पहले कुछ देखिए बड़ी जानकारियां पे सामने आ रही है, जहां पर सीजेआई की ओर से कहा गया कि जजों के फैसले भले ही अलग अलग हो लेकिन निष्कर्ष एक है। और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राष्ट्रपति शासन पर दखल नहीं, सीजेआई की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय के साथ कश्मीर में संप्रभुता छोड़ी, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। ये सारी बड़ी बातें सबसे पहले आपको बताते हैं। केंद्र और राज्य के संबंध में अहम बातें सामने आई। जम्मू कश्मीर के पास आपको बता दें कि सारी बड़ी बातें कही गई। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। राष्ट्रपति शासन को लेकर भी सीजेआई की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और विलय के साथ कश्मीर में संप्रभुता छोड़ी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं और ये सारी बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं थी, ये सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। केंद्र के फैसले पर सवाल उचित नहीं है। तो देखिए सीजेआई ने अब साफ कर दिया है कि केंद्र के फैसले पर सवाल उचित नहीं, यानी ये साफ हो गया है प्रवेश की याचिकाकर्ताओं को एक झटका है ये। प्रवेश बिल्कुल सही कह रहे हैं और जिस तरीके का संदेश है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि वो याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगा, उनको निराशा देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न हिस्सा है, देश का अपना हिस्सा है, तो यही बातें मैं साफ तौर पर बता दूं। जब धारा 370 हटाने के लिए जब पूरी जो है चर्चा चली थी, तो उसमें खुद बीजेपी के नेता अमित शाह है, उन्होंने साफ तौर पर यह बोला था कि जब जम्मू कश्मीर भारत के राज्य में आता है, अभिन्न हिस्सा है, तो वहां पर अलग अलग चीजें करना कहीं ना कहीं देश से अलग करने की कोशिश है और हम उसको वापस उसी में शामिल, अपने हिस्से में शामिल कर रहे हैं और इसीलिए धारा 370 को हटा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। गोविंद जी हम जानना चाहेंगे कि देखिए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन आता है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें वो लोग जो कम से कम इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की याचिकाएं डालते हैं, उतना ही ठीक होगा, क्योंकि आज इस फैसले में भी यही निकलकर सामने आया है। जी गोविंद जी, जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। आज जो फैसला सामने आ रहा है, पढ़ रहे हैं फिलहाल सीजेआई, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? क्योंकि उन्होंने यही कहा कि केंद्र के हर फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। वाकई में केंद्र के हर फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आर्टिकल 370 के अंतर्गत रक्षा, विदेश मामले और संचार, इस मामलों पर कानून का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं था। तो उसके लिए अगर 370 हटाया जाता है तो पूरे अधिकार भारत के संविधान पीठ पर आ जाएंगे और उसके तहत हम उसका स्वागत करेंगे। जी ठीक है। तो देखिए बड़ा झटका जो है वो लग रहा है। प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, राष्ट्रपति शासन पर दखल नहीं, सीजेआई ने बिल्कुल साफ कर दिया, फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है, यानी याचिकाकर्ताओं को साफ तौर पर एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो सीधे तौर पर बात करें, जो चर्चा चल रही है या बात करें जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, तो उससे तो सिर्फ हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनुमान ये लगा चुके हैं कि कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग रही है। सुप्रीम कोर्ट उनको साफ तौर पर ये बात कह रहा है कि आपने जिस तरीके से ये याचिका लगाई है या बार बार इस तरीके से आप दखल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनुचित है, वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये बातें हैं या सीधे तौर पर कहीं जो चर्चा है वो ये दर्शा रही है कि याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर ये अनुमान लगाया जाए, सीधे तौर पर अभी फैसले का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाए तो याचिकाकर्ता को एक फटकार जरूर है। जी
बिल्कुल, साफ तौर पर एक फटकार हम कह सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ा फैसला सामने आने वाला है ये भी साफ कर देगा कि देखिए हर एक फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं होता है। और गोविंद वर्मा जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। गोविंद जी, राजनीतिक आप विश्लेषक है, इस लिहाज से जो फैसला सामने आएगा क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक जो दल है उन्होंने भी सरकार पर बड़ी टिप्पणियां की थी, इस फैसले को लेकर सरकार को कई बार घेरा था, क्या कुछ कहेंगे आप? हर एक मामले में विरोधी दल को, सरकार को घेरना नहीं चाहिए। जो जनता के हित के लिए कार्य होते हैं उसमें सहयोग करना चाहिए भारत सरकार का। कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, और सरकार का उसमें जो है सहयोग करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने हर एक मामले में दखलंदाजी विरोधी दल भी किया करते हैं। जो काम अच्छे होते, सरकार अच्छा कर रही है, जनता के हित में कर रही है, वो काम में सहयोग करना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है। देखिए, सरकार के फैसले पर सहयोग करना चाहिए और कई बार उसको मानना भी चाहिए। खासतौर पर देखिए जिस तरीके से कपिल सिब्बल का ट्वीट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवेश, आपने जो कहा इससे कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि वो भी जानते हैं कि क्या फैसला आएगा, लेकिन क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखता है भारत और भारत का संविधान, इसी के चलते कानूनी लड़ाई है जो कोर्ट में लड़ी जा रही है याचिकाकर्ताओं की ओर से। लेकिन ये मैसेज बढ़ा गया है कि हर फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं होता। इससे कहीं ना कहीं आगे भी जो अनगिनत याचिकाएं डाली जाती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और एक मैसेज भी साफ दिया गया है इस पूरे फैसले में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें सीधे तौर पर मैं बात करूं, किसी को भी कोई अगर आपत्ति है तो वो एक PIL दाखिल कर सकता है, ये याचिका दे सकता है। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप हर फैसले पर आकर याचिका ना डालें, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा जो विरोध करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी ज्यादा संख्या बढ़ती है और उसमें फिर कार्यभार भी बढ़ता है। और बिना जो फैसले हैं उनको कई बार ऐसा भी होता है कि उनको मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हर बार जो है उनका सम्मान ना करके सीधा याचिका डालकर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर डालने का मतलब नहीं है। सीधे तौर पर जो है उन फैसलों का सम्मान करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये संदेश दिया है और मैं साफ तौर पर कहूंगा कि उनका ये साफ संदेश है कि हर बार जो है इस तरीके का कार्य ना हो। कुछ बातें, कुछ फैसले उनका सम्मान होना चाहिए, उनको मानना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हित में भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है आपके पास लौटते देखिए बड़ी जानकारी भी दर्शकों के साथ पहले साझा कर देते हैं। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा, CJI की ओर से अहम बातें सामने आई हैं जहां पर साफ तौर पर इस फैसले को बरकरार रखने की बात CJI की ओर से कही गई है। और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सामने आया था धारा 370 हटने का, वो बरकरार रहेगा और फैसला वही बना रहेगा। CJI ने बिल्कुल साफ कर दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये साफ तौर पर कह दिया गया है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर फैसला बना रहेगा, 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। और 2018 के राष्ट्रपति के शासन पर भी CJI ने फैसले में अपनी बड़ी बातें कही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर राष्ट्रपति के शासन पर फैसले से इनकार की बात सामने आई। केंद्र के हर फैसले पर चुनौती देना ठीक नहीं, CJI ने सारी बड़ी बातें अपने इस फैसले में कही है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा, CJI की ओर से अहम बातें। और अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है, अस्थायी उद्देश्य के लिए था। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बरकरार है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में बने हुए लगातार गोविंद शर्मा जी। गोविंद जी, 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा। अब फैसला सामने आ चुका है साफ तौर पर, केंद्र राज्य के संबंध संविधान में स्पष्ट नहीं, CJI ने यह भी कह दिया है। हम संविधान पीठ का जो है स्वागत करते हैं, अपने CJI साहब का स्वागत करते हैं इस फैसले के लिए। हर फैसले में विशेषाधिकार जो है CJI को है। विपक्षी दल किसी न किसी कोई न कोई कारण लगा करके हर समय जो है सरकार का विरोध करते रहते। हमारा केवल ये कहना है कि जो जनता के हित में कार्य हो रहे हो, सरकार जो कर रही हो उसको करना देना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए, विरोधी दलों को सहयोग करना चाहिए। अब जम्मू और कश्मीर पर जो भी फैसला आया है उसमें पूरे देश के लोगों का हित है।
और वहां की जनता को, जम्मू एंड कश्मीर की जनता को भी पूरा हित इन्वॉल्व है। जो भी कानून लागू होंगे सरकार के, जो भी सुविधाएं होंगी देश की, वो सब उनको मुहैया कराई जाएंगी। अभी तक तो केंद्र सरकार के कानून नहीं लागू हो पाती थी वहां पर, इसलिए कोई वहां की जनता को कोई किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। और जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी विदेशी मामला हो या रक्षा का मामला हो या संचार का मामला हो, उस पर हस्तक्षेप के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान पीठ से हमें अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये अनुमति अब खत्म हो जाएगी, अब उनसे अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। और अपने देश के जो एक ध्वज, एक देश और एक ध्वज का काम वहां पर लागू होगा, इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर ये फैसला जो आया है उसका स्वागत कर रहे हैं लगातार लोग। प्रवेश, साफ तौर पर फैसला सामने आ चुका है और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये फैसला ठीक था। बिल्कुल, देखिए मैं साफ तौर पर एक बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त लहजे में सबको याचिकाकर्ता को संदेश देने के साथ साथ अपना फैसला सुना दिया है। और फैसला सीधे तौर पर मैं बता दूं कि हक में गया है। बीजेपी के धारा 370 हटाना सही फैसला है। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि धारा 370 के खिलाफ जो याचिका लगी थी वो अब रद्द हो गई है। सीधे तौर पर कहें तो धारा 370 अब जो है वहां तक जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगी। लेकिन मैं सीधे तौर पर एक बात बता दूं कि 18 याचिका लगी थी, 1 या 2 या 3 याचिका नहीं लगी थी, टोटल 18 याचिका। धारा 370 5 अगस्त जब 2019 को हटी थी, उसके बाद से 18 याचिका लगी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई की। और बात करें पूरी पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनने के बाद आज ये फैसला सुनाया है, और जिसका जो है सबको सम्मान करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि फैसला जो है जो भी हो, फैसला जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन की 5 जजों की बेंच का है, तो कहीं ना कहीं वो सम्मानदायक है। और इस तरीके की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई है, वो भी एक संदेश जरूर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है और इस फैसले को लेकर देखिए कहीं ना कहीं खास मैसेज भी इस फैसले के साथ साथ दिया गया है। तो शुक्रिया आपका गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रवेश, आप बने रहेगा हमारे साथ में, आपके साथ एक बार फिर से हम अपडेट लेंगे। तो 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां पर इस 370 को उन्होंने अस्थायी करार दिया और कहा कि युद्ध के चलते ये धारा लगाई गई थी, लेकिन यह अस्थायी फैसला था और अब केंद्र के हर फैसले को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सामने आ चुका है। 370 हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ फैसला कर चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ा फैसला सामने आ चुका है। अहम जानकारी आपको हम बता दें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, जहां पर अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही, सीजेआई की ओर से बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया कि यह फैसला ठीक है और यह अस्थायी फैसला था, युद्ध के चलते इसे लगाया गया था। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए थे। प्रवेश, इस पूरे फैसले के बाद कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज हुई होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को भले ही एक उम्मीद इस फैसले से हो, लेकिन अब याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका। लेकिन इस फैसले को सही ठहराने के बाद देश में क्या कुछ बदलाव और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में स्थितियां क्या ठीक तरीके से बनी रहे, इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की ओर से। और मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे ही फैसला आना था उससे पहले से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 24 घंटे पहले से जम्मू कश्मीर को सुरक्षा अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इंटरनेट जो 24 घंटे से, पिछले 24 घंटे से जम्मू कश्मीर में बंद है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी एक खबर मेरे पास साफ तौर पर आई है। मैं आपको बता दूं कि कल किसी ने जो है धारा 370 के फेवर को लेकर कोई पोस्टरबाजी की थी, वहां पर पोस्टर लगाए थे, जिसको पुलिस ने जो अरेस्ट कर 5 लोगों को अरेस्ट किया है। और सीधे तौर पर बता दूं कि वहां पर जिस तरीके की घटना घटित होनी थी वो पहले ही अनुमान लगाया जा चुका था। इसको लेकर वहां की पुलिस, बात करें प्रशासन ने पहले ही अलर्ट मोड पर ले लिया था। और इसी वजह से जो है जब फैसला आना था तो वहां पर सीधे तौर पर मैं कहूंगा कई ऐसे काम थे जो पुलिस ने, प्रशासन ने पहले से कर दिए थे। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी है, क्योंकि हालात अगर बिगड़े तो उसके बाद अगर कोई चीज की तैयारी की जाए या बात करें सुरक्षा की बात की जाए तो उस लिहाज से ये कदम कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। लेकिन 18 याचिका लगी थी, 18 की 18 याचिकाकर्ताओं को मैं सीधे तौर पर कहूंगा एक झटका लगा है, या ये बात करें उनको नकारा गया है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी। और हो सकता है उनमें से कुछ पक्ष ऐसे भी हो जो किसी पार्टी से जुड़े हो, जो किसी
तरीके का विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। उसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह आम खबर जहां पर इस फैसले को ठीक बताया और केंद्र सरकार का फैसला वैध है, सीजीआई की ओर से साफ तौर पर ये बड़ी बातें कही गई हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें 356(1)(b to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. F. The power under Article 370, Clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the provisor to Article 370, Clause 3, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist. It did not affect the power held by the President under Article 370, Clause 3. G. Article 370 cannot be amended by exercise of power under Article 370(1)(d). Recourse must have been taken to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. Paragraph 2 of CO 272, by which Article 370 was amended through Article 367, is ultra vires Article 370, Clause 1, Clause D, because it modifies Article 370 in effect without following the procedure prescribed to modify Article 370. An interpretation clause cannot be used to bypass the procedure laid down for amendment. H. The exercise of power by the President under Article 370(1)(d) to issue CO 272 is not mala fide. The President, in exercise of power under Article 370, Clause 3, can unilaterally issue a notification that Article 370 ceases to exist. The President did not have to secure the concurrence of the government of the state or the union government acting on behalf of the state. तो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही, सीजीआई की ओर से अहम बात है और फैसला पढ़ा गया जिसमें कई सारी चीज़ों को ठीक कहा गया है और साथ ही कहा कि यह फैसला युद्ध के चलते अस्थायी तौर पर इस धारा को लगाया गया था। हालांकि केंद्र का फैसला सही हो और केंद्र के हर फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है, सीजीआई की ओर से ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है। इस फैसले के बाद देखिए प्रशासन इस फैसले को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट था और देश भर में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कई जगहों पर बढ़ा दी गई थी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट भी बंद किए जाने की बात सामने आई थी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ से खबर आपको बताते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल भोपाल के लिए रवाना हुए। शाम 4 बजे होगी विधायक दल की बैठक और भोपाल के लिए रवाना हुए सीएम मनोहर लाल शाम 4 बजे होगी पर्यवेक्षकों और विधायक दल की बैठक। बैठक के बाद तय होगा एमपी का सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भोपाल से आज एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल के नेता के नाम की चर्चा होगी। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तीनों ही पर्यवेक्षक इस बैठक में होंगे शामिल। मनोहर लाल के लक्ष्मण आशा लाकड़ा शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीएम मनोहर लाल बैठक में शिरकत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सीएम मनोहर लाल बैठक में करेंगे शिरकत। और एमपी में विधायक दल की आज बैठक होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आज विधायक दल की बैठक होगी। आम खबर आपको हम बता दें और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर भोपाल के लिए रवाना हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो भोपाल के लिए रवाना हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर।
और शाम 4 बजे पर्यवेक्षकों और विधायक दल की बैठक होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बैठक के बाद एमपी के सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। तो बैठक के बाद एमपी के सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल बैठक में शिरकत करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल बैठक में शिरकत करेंगे, यह अहम खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। एमपी में विधायक दल की आज बैठक होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मनोहर लाल के लक्ष्मण, इन सभी लोगों की मौजूदगी की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शाम 4 बजे होगी पर्यवेक्षकों की बैठक। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक की भी बात सामने आई है। और सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, भोपाल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रवाना हो चुके हैं। पर्यवेक्षकों की और विधायक दल की बैठक होगी, यानी इस बैठक के बाद एमपी के नए सीएम के नाम पर फाइनल मोहर लग जाएगी। फिलहाल क्या पूरी अपडेट है आपके पास? किन नामों पर चर्चा बेहद तेजी के साथ में हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, मध्य प्रदेश में 2005 में पर्यवेक्षक, जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई, 2005 में पर्यवेक्षक दिल्ली से आए थे और जो पर्यवेक्षक आए थे उनने अपना जो नाम प्रस्तावित रखा था वो मध्य प्रदेश का जो सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए थे। लेकिन अब 2023 में उसी प्रकार जो स्थिति निर्मित हो रही है मध्य प्रदेश में 3 पर्यवेक्षक आज अभी तक आए नहीं, लेकिन निकल चुके हैं। यहाँ भोपाल बीजेपी कार्यालय के दफ्तर में आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि जो चेहरे हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ में जो फार्मूला उन्होंने अपनाया है वो मध्य प्रदेश में अपना सकते हैं। मध्य प्रदेश में बात की जाए अगर ओबीसी चेहरे की, तो ओबीसी चेहरे में सबसे पहले प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा है। और बात की जाए सामान्य वर्ग के चेहरे की तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम हो सकता है। और बात की जाए अगर एससी की तो आदिवासी जो अनुसूचित जाति के जो है अभी वर्तमान सांसद है सुमेर सिंह सोलंकी, उनका भी नाम तय हो सकता है। लेकिन जो बीजेपी ऐसी पार्टी है, इसका जो हाई कमान ऐसा है कि जो तय होता है वो चीजें पहले से ही तय हो चुकी होती है, सिर्फ औपचारिकता आज होना है। और यहाँ पर लंच भी रखा गया है। यहाँ पर विधायक दल की बैठक में सभी लोगों को गेट टू गेट भोजन भी करेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और शाम 4 बजे तक नाम उभर के आ रहा है कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। जी गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर अगला सीएम कौन होगा इस सब को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। लेकिन सुनील, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि कौन से नामों पर चर्चा बहुत तेजी के साथ में चल रही है, क्योंकि कुछ बड़े नाम हैं जो इसके पहले भी चर्चा में रहे हैं और मध्य प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखें तो बड़े नेता भी हैं। ऐसे में किन नामों पर चर्चा बेहद तेज है और फिलहाल उनके समर्थकों की ओर से कितनी उम्मीद जो है वो उनके नाम को लेकर लगाई जा रही है? देखिए गरिमा, भी जो प्रहलाद पटेल एक ऐसा चेहरा है, इनका जो नाम है संभवतः जोरों शोरों से नाम चल रहा है। और प्रहलाद पटेल का जो बंगला है बाणगंगा में, वहां पर काफी मात्रा में समर्थक पहुंच चुके हैं, समर्थक गुलदस्ते लेके पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो नाम, अगर संभावित चेहरे की बात किया है तो मध्य प्रदेश का जो ओबीसी चेहरा है वो ओबीसी का चेहरा प्रहलाद पटेल है। और बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की तो सामान्य वर्ग से नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम सामने आया है। ये संभावित जो चेहरे हैं। और अगर बात की जाए संभावित चेहरे की, जो ज्योतिराज सिंधिया का नाम भी है, संभावित चेहरों में बीडी शर्मा का नाम भी है, संभावित चेहरों में राकेश सिंह का भी नाम है और कहीं जो गोपाल भार्गव का भी, इन जो चेहरे जो चल रहे हैं इसमें नाम है। जी गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर ये सारे बड़े नाम हैं जिनको लेकर देखिए चर्चा होगी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से और साथ ही विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर मोहर लगती है ये देखना होगा। फिलहाल सुनील, जानकारी ये भी दी कि देखिए जैसे जो नाम आपने लिए, चाहे प्रहलाद पटेल का हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो, इन सभी का अपने अपने गढ़ में अपने अपने क्षेत्रों में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। केंद्र में भी मजबूत पैठ इनकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नेता है, इनको बड़े पदों पर भी लोगों ने, उनके समर्थकों ने देखा है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम वक्त में जिस तरीके से परफॉर्म किया चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जा रहा है। क्या लग रहा है कि क्या केंद्र की ओर से उनके नाम को प्रस्तावित किया जा सकता है विधायक दल की बैठक में? गरिमा, पहले से ही देश में तय कर दिया था कि जो चुनाव हुआ है ये सिर्फ मोदी और मोदी के पर चुनाव हुआ है। मोदी यहाँ पर जो चेहरा था, मोदी चेहरा था,
और अमित शाह जी ने यहाँ पर रणनीति तय की थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय मंत्री को उन्होंने मोर्चा संभाल दिया था, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने पूरा मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाला। तो ये बात तय पहले से ही कर ली थी कि इस बार जो चेहरा था वो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं था, इस बार चेहरा था मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का चेहरा था और अमित शाह का चेहरा था। तो कहीं ना कहीं बात पहले से ही तय हो चुकी थी और जो रणनीति पहले से ही तय कर चुकी थी, क्योंकि 23 के बाद 24 की भी रणनीति उनको तय करना। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, जो बातें सामने निकल के आ रही है, इसको साफ तौर से लग रहा है कि मध्य प्रदेश का सीएम कोई नया चेहरा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल संभावनाओं का बाजार जो है वो बेहद गर्म बताया जा रहा है, लेकिन इंतजार बैठक के बाद फैसले का है कि आखिर किस नाम पर फाइनल मोहर लग सकती है। शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर चंडीगढ़ के सीएम मनोहर लाल भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं और बैठक की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक के बाद नाम फाइनल हो सकता है और आज अंतिम मोहर भी लग सकती है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान में कल हो सकता है सीएम का ऐलान। कल दोपहर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजस्थान में सीएम के रेस में कई बड़े चेहरे। तो राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि कई बड़े चेहरे इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन किस नाम पर लगती है अंतिम मोहर, ये देखना बेहद खास होगा। बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता दें, कल दोपहर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस विधायक दल की बैठक के बाद ही यहां पर भी कुछ साफ हो सकता है। तो यहां खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। राजस्थान में कल हो सकता है सीएम का ऐलान, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार होने की बात सामने आई। और कल दोपहर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार होने की बात सामने आई है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और राजस्थान में कल हो सकता है सीएम का ऐलान। तो राजस्थान में कल हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान, ये बड़ी जानकारी। और कल दोपहर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मोहम्मद जावेद हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। जावेद, राजस्थान में सीएम की रेस में कई बड़े चेहरे हैं, कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं बेहद तेजी के साथ में चल रही हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बताया जा रहा है कि कल बैठक के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, उनके पास 40 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने उन्हें समर्थन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो समीकरण है वो वसुंधरा राजे सिंधिया बिगाड़ रही है। यही पहले भी हुआ था, जब ये सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जब गिरने वाली थी तो क्रॉस वोटिंग करा के वसुंधरा राजे सिंधिया ने सरकार को बचाया था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वसुंधरा राजे के नाम को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि कई और भी नाम थे जिनके समर्थकों की ओर से जब वो चुनाव जीते तो सीएम के नारेबाजी भी हुई थी। सीएम के नाम को लेकर उनका भी नाम जो है वो काफी आगे चल रहा था। क्या लग रहा है कि क्या केंद्र सरकार या माफ कीजिएगा जो आला कमान है उनकी ओर से यहाँ पर क्या उन नामों पर पुष्टि हो सकती है, या फिर वसुंधरा राजे जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है उस पर ही मोहर लगेगी? क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, आला कमान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं करना चाहती है, और दूसरी तरफ अगर वो नाम नहीं करती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, जो उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे एक बात भी ट्रेंड कर रही है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो वो कांग्रेस के साथ भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इंतजार है इस बैठक का, जिसके बाद बताया जा रहा है कि तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। विधायक दल की कल बैठक होगी, जिसके बाद सीएम के नाम पर जो सस्पेंस बरकरार है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। तो राजस्थान में फिलहाल तो सीएम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कई नामों की चर्चा बेहद तेजी के साथ में हो रही है और कल बताया जा रहा है कि ऐलान हो सकता है।
वाराणसी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बनारस में रहेगा वीवीआईपी मेहमान का दौरा। आज काशी के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काशी विद्यापीठ के 47वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वाराणसी से ये बड़ी जानकारी, जहां पर वीवीआईपी का दौरा वाराणसी में रहने वाला है। तो यह हम खबर आपको हम वाराणसी से बता रहे थे, जहां पर वीवीआईपी का दौरा रहेगा वाराणसी में। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी में वीवीआईपी का जमावड़ा लगने वाला है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। तो वाराणसी से खबर, बनारस में रहेगा वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा रहने वाला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। विक्की, आज काशी के दौरे पर वीवीआईपी का जमावड़ा लगने वाला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि आज जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रही है। और वहीं आपको बता दें काशी विद्यापीठ में जो दीक्षांत समारोह है, 45वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है इस बार। और उसमें जो है 65 मेधावी छात्राओं को जो है गोल्ड मेडल से नवाजेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसमें से 51 जो है छात्राओं ने बाजी मारी है इस बार। तो वहीं पे जो 16 गोल्ड मेडलिस्ट है वो राष्ट्रपति के हाथों जो है पदक सौंप कर उनको नवाजा जाएगा। तो अब जो है हालांकि जो राष्ट्रपति का आगमन का जो शेड्यूल था वो 10:30 बजे था, लेकिन मौसम में थोड़ी सी खराबी के कारण जो है अभी थोड़ा सा विलंब है, अभी तक वो पहुंची नहीं है। लेकिन सूत्रों से खबर ये है कि आधे घंटे के अंतराल में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन वाराणसी में हो जाएगा। उसके बाद वहां से एयरपोर्ट से वो जो है सीधे काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह स्थल जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर वीवीआईपी का जमावड़ा लगने वाला है। प्रशासन की ओर से कितनी तैयारी वाराणसी में कर ली गई है? बिल्कुल, राष्ट्रपति के आगमन के देखते हुए जो बनारस में इस समय तमाम जो राष्ट्रपति है, अभी आने वाले समय में 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी है, जिसके दृष्टिगत जो है प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। बाहर से भी फोर्सेस मंगाए गए हैं, जिनमें 8 एसपी है, 7 एएसपी है और 445 कांस्टेबल है, 10 इंस्पेक्टर है। जो तमाम जो अधिकारी है उसको मीटिंग करके लगातार जो है प्रशासनिक तौर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। एयरपोर्ट से लेके जो राष्ट्रपति का जो विद्यापीठ मार्ग तक पूरे रास्ते को जो है चाक चौबंद व्यवस्था बैरिकेडिंग किया गया है और पूरी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की भी। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से कर ली गई है। शुक्रिया आपका विक्की, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आज काशी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी से खबर, बनारस में वीवीआईपी का जमावड़ा लगने वाला है। आज काशी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस बीच सिद्धार्थनगर से एक अहम जानकारी सामने आई है। सिद्धार्थनगर से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। तो सिद्धार्थनगर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जहां पर दबंगों ने परिवार पर किया हमला। पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। तो पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। पीड़ित का आरोप, पुलिस ने अपने मन मुताबिक एक्शन लिया। मेरी तहरीर नहीं बल्कि खुद बोलकर लिखवाई तहरीर। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दबंगों ने चाकू, हथौड़ी और ईंट से किया हमला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दबंगों की ओर से हमला किया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। पुरुषोत्तम, दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है, लेकिन पुलिस पर भी इसमें बड़े आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो पीड़िता का आरोप है, 2 दिन पहले 2 परिवारों में मारपीट हुआ। उसमें दबंगों ने जो है दबंगई दिखाते हुए एक परिवार के 4 लोगों पर हमला बोल दिया। और पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि जब वो थाने पहुंचा, थाने पहुंचकर जब उसने शिकायत अपनी करनी चाहिए, अपनी तहरीर देनी चाहिए, तो वहां पर मौजूद किसी सिपाही ने उनकी तहरीर बदलवाकर मुकदमा जो है अपने द्वारा खुद बोलकर लिखवा दिया गया। जी मैम, बिल्कुल, साफ तौर पर पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं। शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम अधिक जानकारी के लिए। तो सिद्धार्थनगर से खबर, दबंगों में फिर दबंगई देखने को मिली है। तो दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। यह हम खबर आपको हम बता दें। और हमले में एक ही परिवार के 4 लोगों को चोटें आई हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।